एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। अब कल का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है बिजनेस स्टडीज़ का। शुरू में ही मैं आपको बोल रही हूँ ऑल द वेरी बेस्ट। इतने दिनों से पूरे साल भर आपने मेहनत करी एंड नाउ इज़ द टाइम जब आपको बस ब्रश अप करना है। तो वैसे स्टाफिंग का ये जो सेशन है टर्म 2 के लिए, मैं इसको पूरा आपका कवर कर रही हूँ रिक्रूटमेंट मेथड्स में। इनफैक्ट रिक्रूटमेंट मेथड्स के कुछ मेजर जो हैं उन्हीं को मैं ले रही हूँ, बिकॉज जिनके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की उनको, एंड सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। आप ध्यान दो भी अगर, तो स्टाफिंग जो चैप्टर है उसमें रिक्रूटमेंट के जो मेथड्स हैं और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, प्लस हमारे ये जो ट्रेनिंग के मेथड्स आते हैं, इन पे ही हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मेजरली इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के लिए, तो इस पे अच्छी तरह से फोकस करना। पूरे वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, बिकॉज आज का ही दिन है। स्टाफिंग वाला वीडियो जो मैंने आपको केस स्टडीज़ का दिया था, आई गेस सब लोगों ने उसे कर लिया होगा। मेरे पास वो कमेंट्स डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं, तो आई एम सॉरी कि मैं उसे वहाँ पे आपके वीडियो पे चैनल पे नहीं दिखा पा रही हूँ। बट कुछ लोगों ने उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, तो जो आपको प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं उनके मैं आंसर्स आपको वहीं पर कर चुकी हूँ। पर्सनल पे आपको रिसीव हो गए होंगे, एंड इफ़ नॉट तो मैं यहाँ पर आज के सेशन में भी उन कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर लेके चलूँगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टाफिंग का सेशन 2, दैट इज रिक्रूटमेंट मेथड्स और सिलेक्शन प्रोसेस। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इस वीडियो में, हम पहले बात करेंगे उन टॉपिक्स की जो हमने कल कवर कर लिए हैं, बिकॉज सिर्फ स्टाफिंग पे आगे नहीं बढ़ते रहना है, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू नहीं करना है चैप्टर का। यहाँ पे इस समय ये जो मैं सेशन लेके आई हूँ, इसमें हम एक एक चीज़ को डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो चैप्टर में हमेशा सिर्फ ऊपर ऊपर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बोर्ड में आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे काफ़ी इन डिटेल होते हैं, ठीक है, वही लाइन्स दी होती हैं जो आप यूजुअली स्किप कर जाते हो। तो इस चैप्टर का पूरा वीडियो आपका डिटेल में होगा, आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अच्छी तरह से अगर समझ चुके हो तो ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। चलो पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। जो स्टाफिंग का चैप्टर का सिलेबस है, इसमें सिलेबस आपके सामने आ रहा है। तो सिलेबस में से जो पोर्शन हमने कल कर लिया था, दैट वाज इंट्रोडक्शन। हमने स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस जो था उसको कवर कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की। ओके, रिक्रूटमेंट में जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस हैं, प्लस जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं, इंटरनल एक्सटर्नल आपको पता है, उनको हम डिटेल में करेंगे। फिर उसके जो मेथड्स आते हैं, इंटरनल में कौन से हैं, एक्सटर्नल में कौन से हैं, उनको करेंगे। उन पर ही क्वेश्चन। अब देखो, मतलब बेसिकली स्टाफिंग का जो क्वेश्चन आता है उसमें एक क्वेश्चन में वो आपके 4-5 पार्ट्स में सब कुछ पूछ लेंगे। दिल आस्क यू व्हाट इज द फंक्शन में आप आइडेंटिफाई कर दोगे स्टाफिंग है। फिर वो आपसे एक मेथड पूछ लेंगे रिक्रूटमेंट का, एक ट्रेनिंग पूछ लेंगे। फिर इसी तरह से वो आपसे सिलेक्शन का जो इसमें प्रोसेस है उससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक या दो क्वेश्चन में आपके सारा पार्ट जो है चैप्टर का वो कवर हो जाएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्किप एनी पार्ट फॉर दिस चैप्टर। इसको आप अच्छी तरह से करो। मोरओवर आगे भी स्टाफिंग जो है बहुत ही मेजर चैप्टर है। आप HR लेते हो, ह्यूमन रिसोर्स में आगे जाते हो, आप कहीं पे मैनेजरियल जॉब्स में जाते हो, तो स्टाफिंग इज़ द फंक्शन जो कि आपको आना ही चाहिए। तो एज अ मैनेजर भी आपको पता होना चाहिए, और अगर एज अ स्टूडेंट हम देखें बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसका मैंने अलग वीडियो बना दिया है, वो भी अब थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगा। इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस ज़रूर आपको करना है, उस पर क्वेश्चन आते ही हैं। जो मुझे इस बार लग रहा है कि वेस्टिब्यूल में बहुत बार आ चुका है, तो इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, इन दोनों का डिफरेंस ज़रूर आपको पता चलना चाहिए। मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगी, बट आप अपने एंड से भी इसको कर लेना, ठीक है। तो हमने अभी बात कर ली कंसेप्ट जो स्टाफिंग का है जनरल, वो आपको पता चल गया। स्टाफिंग का प्रोसेस आपको पता चल चुका है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, इनफैक्ट प्रोसेस बोलते हैं इसे, बट इसमें एक्चुअल कोई प्रोसेस नहीं है, इसके सारे स्टेप्स हैं, सोर्सेज हैं। सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, उस पर बात करेंगे, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो एक बार दोबारा देख लो, स्टाफिंग क्या था। इट इज़ सिंपल, अगर आप बात करो तो इट इज़ पुटिंग पीपल टू जॉब। हमने जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात करी थी, आप याद करो, मैंने आपको बताया था रिक्रूटमेंट में आता है, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन का ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजिंग में मत चले जाना। जॉब डिस्क्रिप्शन का काम जो है रिक्रूटमेंट के टाइम पे ही हो रहा है। और पुटिंग पीपल टू जॉब मतलब राइट पर्सन राइट जॉब पे पहुंच जाना। ये जो पूरा सिलेक्शन का हम अभी प्रोसेस पढ़ेंगे, उस सबसे हो क्या रहा है कि हम सही पर्सन को सही जॉब पे ला पाते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन और देख लो, स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग। मैंने आपको बताया भी था OUM, ये आप अच्छी तरह से याद रखना। OUM है ऑब्टेन करना, उनको यूटिलाइज करना, उनसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम करवाना, और मेंटेन करना एक सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स, ठीक है। तो दैट इज आपका स्टाफिंग। आगे देखो इसमें, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा था आप उसे चेकआउट कर लो, पिछला ही वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, बिजनेस स्टडीज़ और मार्केटिंग EP पूरा क्लास 12 का एक ही मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। एक बार दोबारा देखो। अच्छा, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चन हमेशा आता है। वर्कलोड, वर्कफोर्स एनालिसिस, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ये पता होना चाहिए, पहला स्टेप है। अगेन आपको नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट है, उसके बाद कौन सा आता है, सिलेक्शन से पहले कौन सा है, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन में प्लेसमेंट का मतलब क्या है, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन में ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट
ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में वन डिफरेंस बताओ, ठीक है, या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से एक प्रोसीडिंग कौन सा है। तो ये जो सीक्वेंस है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, सीक्वेंस आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी मैं आपको एक कराऊंगी भी एंड में, इनफैक्ट वो मैं आपके लिए टेस्ट के तौर पर दे रही हूँ, अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो इफ़ नॉट तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर अभी बता दूंगी, बिकॉज अब कल ही एग्जाम है तो ज़्यादा हम उसमें वेट नहीं करेंगे। तो सारे आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, ओके। सो इट इज़ एस्टिमेटिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। और आगे अभी इस पर देखते हो, यहाँ पे समझ लो रिक्रूटमेंट हो गया पॉजिटिव प्रोसेस, ठीक है। इसमें अभी हम आगे ही बात करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा जल्दी बोल के समझा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि आपको सारी चीज़ें पूरा जो क्रिस्प है इस चैप्टर का वो आपको मालूम पड़ जाए। रिक्रूटमेंट हो गया पॉजिटिव प्रोसेस जिसमें आप पूल करा रहे हो कैंडिडेट्स का। पूल मतलब सबको इनवाइट कर रहे हो कि भाई आओ हमारे यहाँ अप्लाई करो, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत जगह एड्स लगे रहते हैं कि आइए हमारे यहाँ पे अप्लाई करें, वो बेसिकली रिक्रूटमेंट है। आप न्यूज़पेपर्स में देखो ऐड निकलते हैं कि भाई आके जॉब के लिए अप्लाई करो, अगेन दैट इज़ रिक्रूटमेंट। तो ये जितने भी तरीके होते हैं, कोई कंप्यूटर साइंस के लिए आपको लोग चाहिए, या कोई अकाउंटिंग की फर्म है उनको कुछ अकाउंटेंट चाहिए, तो बहुत जगह छोटे छोटे पेपर्स आपने देखा होगा दुकानों के बाहर लगे रहते हैं, वो सब रिक्रूटमेंट है। या आप प्रॉपर एक वेब पब्लिशिंग कराते हो, आप naukri.com पे अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हो, वो भी आपका रिक्रूटमेंट में ही आता है, ठीक है। तो अभी टाइप्स जो है उस पर बात करेंगे। मान लो एक बार रिक्रूटमेंट हो गया, ठीक है, लोग आ गए, अब होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब बेस्ट को चूज़ आउट करना, ठीक है। मान लो 15 लोग आ गए, 15 में से आपको चाहिए सिर्फ 3, तो 3 को आप बेस्ट करोगे, ठीक है, बेस्ट को निकालोगे। और कैसे करोगे, आप सिलेक्शन का एक प्रोसेस अप्लाई करोगे। सिलेक्शन के प्रोसेस की आज हम पूरी तरह से बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आगे देख लो, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग और कॉम्पनसेशन। अब ये जो तीनों है इस पर आपका कोई डिटेलिंग नहीं है, ठीक है, इस पर कोई डिटेल में नहीं आ रहा है। अपना मेन जो चैप्टर आज हम फोकस करें दैट इज़ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ठीक है। साथ में प्लेसमेंट ओरिएंटेशन में भी कुछ डिटेलिंग नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिटेल्ड वीडियो है, वो मैं आपको अगला सेशन थोड़ी देर में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा चैनल पे, आप चैनल पे रहना। और भी वीडियोस आज के आएंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स का एक वीडियो मैं भेजूंगी आपको, डायरेक्टिंग का भेजूंगी, प्लस एक टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो कल सुबह आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम बाय 7 AM, ठीक है। तो सुबह 7 बजे ही आप उसके बाद 1 घंटा अपना लेना, उसमें सारे जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ उन्हें अच्छी तरह से कर लेना। बस उसी को पढ़ लोगे, आपके एग्जाम में 40 में से आई एम गारंटिंग यू आपके 35+ आएंगे, ठीक है। तो आपको बस हाँ थोड़ा प्रेजेंटेशन की स्किल्स मैं आपको बता दूंगी सुबह की वीडियो में, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, करियर प्लानिंग, कॉम्पनसेशन, ओके। तो जैसे आपने लोगों को ट्रेन कर दिया, उन्हें डेवलप हो गया, इस पर भी बात करेंगे क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेज करना है, आपको चेक करना है कि भाई कैसा काम हो रहा है, जो लोगों को हम लेके आए हैं वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक। दैट मीन्स इवैल्यूएशन हो रहा है, ओके। वंस दैट इज डन, नाउ यू हैव टू प्रमोट एंड करियर प्लान। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप भी ज्वाइन करोगे, आप ये नहीं चाहोगे कि 15 साल तक आप उसी जॉब पे हो, ठीक है। जब तक आप ग्रोथ नहीं चाहते तो आप ऐसे नहीं होगे कि आप वहीं पे चाहो, वहीं पे उसी पोस्ट पे रहो। सो एवरीबडी वांट्स प्रमोशन, ठीक है। आप लैडर में आगे बढ़ना चाहते हो, आप स्टेप्स पे आगे चढ़ना चाहते हो। सो करियर प्लानिंग हैज़ टू बी देयर। अगर आप उसे ग्रोथ नहीं दिखाओगे तो वो अपने एफर्ट्स को पूरी तरह से नहीं जनरेट करेगा। एंड लास्ट इज कॉम्पनसेशन, यू हैव टू पे दैट पर्सन, ओके। तो इधर आप उसे टाइम के बेसिस से पे करोगे या पीस के बेसिस से, PIECE, ओके। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन से 2 तरीके हैं कॉम्पनसेशन के, तो ध्यान रखना, टाइम बेस्ड एंड पीस। आपको याद हो तो डिफरेंशियल पीस वेज आपने पढ़ा था बहुत पहले, तो डिफरेंशियल पीस वेज के हिसाब से यहाँ पे भी है कि जितने पीसेस मेंटेन करे हैं, बनाए हैं, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। चलो आज के टॉपिक को ध्यान से समझना, सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है, वही मैंने यहाँ पे कोट करी, ऐसा नहीं कि जनरल सब कुछ है, वही लाइंस है यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती हैं या डिटेल आ सकता है, तो आपको यही लिखना है। चलो, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आ नहीं गए लोगों को हम सिलेक्ट करके जॉब पे नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ अभी ढूंढ रहे हैं। एंड स्टिमुलेटिंग देम, स्टिमुलेशन मतलब हम उन्हें थोड़ा सा इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करें। तो जब भी आप कोई जॉब ऑफर देखते हो, कहीं पे कोई ऐड लगा हुआ, तो उसमें तुरंत उसमें ये लिखा होता है हरी अप होगा या लिखा होगा लिमिटेड सीट्स हैं, इस तरह का। ये क्यों कर रहे हैं? दे रिक्रूटमेंट इसलिए ऐसा करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट यू टू अप्लाई। आप किसी कॉलेज के लिए कल को अप्लाई करोगे तो उसमें भी उनके ऐड में यही लिखा होगा लिमिटेड सीट्स, या शुरू के कैंडिडेट्स को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कुछ आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम हो जाएगा, या इस तरह से कुछ स्कॉलरशिप होगा, तो कुछ आपको बेनिफिट्स देते हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट और डिटरमाइनिंग द सोर्स। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, लोकेट करना है कि कौन सा सही होगा, और डिटरमाइन करना कि कौन सी जगह से हम उसे लेके आएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे सोर्सेज हैं और सारी जॉब्स के लिए सारे सोर्सेज नहीं अप्लाई करते हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन द जॉब। आपको स्किल्ड जॉब के लिए चाहिए, अनस्किल्ड जॉब के लिए चाहिए, बहुत जल्दी आपको कोई काम करवाना है तो अलग होगा, आपको फ्रेशर चाहिए तो कौन सा तरीका है, किस तरह की जॉब प्रोफाइल है, उसके हिसाब से जो हमारा तरीका है वो डिफ्रेंशिएट होता है। तो मैंने आपको बता दिया, पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स क्रिएट करता है रिक्रूटमेंट।
और लास्ट देखो, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मे बी एक्सप्लोर्ड. इंटरनल सोर्सेज मे बी यूज टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. फॉर फ्रेश टैलेंट एंड वाइडर चॉइस एक्सटर्नल आर यूज्ड. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी अंडरलाइन कर लेना या अपने दिमाग में रखना. फ्रेश टैलेंट और वाइडर चॉइस. अगर कोई फर्म है वो चाहती भाई मुझे नए लोग चाहिए, ठीक है, फ्रेश ब्लड चाहिए, मतलब नए थॉट्स, नए आइडियाज चाहिए, इनोवेशन चाहिए, किस तरह से बढ़िया काम हो, वो हो जाता है आपका एक्सटर्नल में. क्योंकि ऑलरेडी इंटरनल में तो वही लोग हैं, उनका आपने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर लिया, उन्हें पता कर लिया भाई वो कैसा काम करते हैं. और वाइडर चॉइस ये कि भाई बहुत सारे लोगों में से हमें जज करने की कौन सा बेस्ट होगा, तो भी आप एक्सटर्नल को यूज़ करोगे. ठीक है, अब आते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कि भाई कहाँ से हम लोगों को अट्रैक्ट करें, बताएं कि भाई हमारे यहाँ जॉब्स अवेलेबल है. नंबर 1 इंटरनल. दैट मीन्स कि जो आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ है उन्हीं को आप बताते हो भाई हमारे यहाँ जॉब अवेलेबिलिटी है, ये पोस्ट खाली है, तो आप अप्लाई कर सकते हो. दूसरा होता है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन. आपके ऑर्गेनाइजेशन के गेट के बाहर जितने भी लोग हैं वो सब लोग उसमें आ जाते हैं. तो उसके कौन से तरीके उस पर बात करेंगे. पहले थोड़ा सा देख लो. इंटरनल का यहाँ पे मैंने दोनों समझा दिया आपको, ट्रांसफ़र और प्रमोशन. इस पर भी थोड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो ट्रांसफ़र प्रमोशन का बेसिक डिफरेंस तो सबको पता ही है कि ट्रांसफ़र जो होता है भाई आपको हॉरिजॉन्टल होता है, प्रमोशन वर्टिकल होता है. बट क्यों किया जाता है, ट्रांसफ़र के क्या फ़ायदे हैं, वो यहाँ पे समझो. इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग वैकेंसीज विद एम्प्लॉइज़ फ्रॉम ओवर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट. जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ से आप उन्हें शिफ्ट कर देते हो. ठीक है, अगर किसी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें उठा के दूसरी क्लास में, दूसरे सेक्शन में हम शिफ्ट करें, दैट इज़ ट्रांसफ़र. उस बच्चे का प्रमोशन नहीं हो गया है, उस बच्चे का ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम मान लो ए सेक्शन टू डी सेक्शन. ओके. शॉर्टेज ऑफ सूटेबल पर्सनल इन वन ब्रांच में बी फिल्ड थ्रू ट्रांसफ़र. किसी क्लास में कम स्टूडेंट्स आपने एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दे, बट ये ध्यान रखना सेम डिपार्टमेंट ही होगा, सिमिलर डिपार्टमेंट होंगे. अब साइंस के बच्चे को हम कॉमर्स में नहीं शिफ्ट कर देंगे, कॉमर्स वाले को आर्ट्स में नहीं कर देंगे, सेक्शंस चेंज कर रहे हैं. ओके. जॉब ट्रांसफर आर ऑल्सो हेल्पफुल इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन एंड इन रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंसेस. कुछ लोग होते हैं जो कि एक डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पा रहे, कुछ उन लोगों के साथ काम नहीं कर पा रहे, तो हम उनका डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं या उनका जो यूनिट है वो चेंज कर देते हैं, उनकी ब्रांच चेंज कर देते हैं. अगेन ये आपका ट्रांसफ़र में ही आता है. ये मत समझना कि एक से दूसरी जगह हो गया, बाहर हो गए, तो वो नहीं है. आप उसी कंपनी के दूसरे यूनिट में हो, सो दैट इज ट्रांसफर. ये भी बात आपको याद रखनी है. इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द एम्प्लॉय टू बी ट्रांसफर टू अदर जॉब इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इट. तब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे अगर वो वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा. एंड लास्टली इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज़ फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब्स. ये आपके एग्जाम में आ जाता है कि भाई कौन सा मेथड है जैसे हम नए मैनेजर्स को इक्विप करते हैं. ठीक है, इक्विप करने का वैसे तो ट्रेनिंग है, बट अगर आपसे जनरली यहाँ पे पूछा जाता है ट्रेनिंग और प्रमोशन में से, तो वो ट्रेनिंग का तरीका है जिसके थ्रू आप लोगों को एजुकेट करते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम सिखाते हो जिससे कि वो हायर जॉब्स को सीख सके. अच्छा, दूसरा देखो प्रमोशन. प्रमोशन में एक खास क्वेश्चन आ जाता है कि ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे डालता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. साइकोलॉजिकल मतलब दिमागी तौर पे. अब हुआ क्या, मान लो आप ही कहीं किसी जॉब में काम कर रहे हो, आपके सीनियर की पोस्ट जो है वो वेकेंट हो जाती है. ठीक है, वेकेंट मतलब वो कहीं और चला जाता है, या मान लो उसकी एक हायर पोस्ट पे जॉब लग गई, तो अब ये जो बी, मान लो उसकी बी पोस्ट थी, बी से वो सी पोस्ट पे आ गया, आप अभी ए पे ही थे. ओके. अब आपको भी ये लगेगा भाई मैं ए पे हूँ तो मुझे बी वाली पोस्ट मिल जाएगी. तो एक साइकोलॉजिकल होता है कि भाई मेरे सीनियर का प्रमोशन हो गया तो अब मेरा भी प्रमोशन होगा. तो ये जो प्रमोशन होता है वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देता है लोगों को कि भाई अब मेरा भी प्रमोशन के चांसेस हैं. ओके. सो इट इज़ शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन इन द स्केलर चेन आपको पता है. हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटी, स्टेटस पे ध्यान रखना, चारों चीज़ें बढ़ जाती हैं. इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम फैसिलिटी, लेस स्टेटस, मोर पे, आपको ऑप्शंस दे दें. तो प्लीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ चारों चीज़ें बढ़ेंगी. सैलरी बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, फैसिलिटी भी बढ़ जाएंगे, आपको और जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, और आपका जो काम है वो भी बढ़ जाएगा. ठीक है. दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन. अब नेचुरली आपको सैलरी बढ़िया मिल रही है, आपको अच्छे वहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एसी कमरा मिल रहा है, सारे आपको और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपको बहुत सारे मिले हुए हैं, आप उनसे काम करवा सकते हो. तो जब आपको इतनी फैसिलिटी मिलेंगी तो डेफिनेटली आपका जो एफर्ट है, आपका जो मोटिवेशन लेवल है, लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज. तो ध्यान रखना, प्रमोशन से क्या हुआ, आपका मोटिवेशन बढ़ा, लॉयल्टी बढ़ा, सेटिस्फैक्शन बढ़ा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. इट हैज़ अ ग्रेटर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ओवर द एम्प्लॉय बिकॉज द प्रमोशन एट द हायर लेवल विल लीड टू अ चेन ऑफ प्रमोशन एट द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप स्केलर चेन वाला वो एग्जाम्पल याद करो जो हमने बात करी थी बहुत पहले, फ्योल की प्रिंसिपल है, तो उसमें यही होता है, अगर एक पोस्ट से पर्सन ऊपर हायर पोस्ट पे पहुंच गया तो उसकी पोस्ट जो है खाली हो गई, और उसी वेकेंट पोस्ट पे अब जो उसका सबॉर्डिनेट था उसके दिमाग में रहता है कि भाई मेरे को ये पोस्ट मिलेगी. तो प्रमोशन से क्या होता है, अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के अंदर ये मोटिवेशन रहता है, नाउ दैट आई विल ऑल्सो बी प्रमोटेड. तो ये दो तरीके हो गए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल आपके मेजर, और इंटरनल के अंदर हो गया ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन.
ट्रांसफ़र ध्यान रखना, सिर्फ ये नहीं याद रखना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये याद रखना कि ट्रांसफ़र में आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वगैरह है नहीं बढ़ता। ओके, प्रमोशन में ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो जाएंगी। जबकि ट्रांसफ़र कब कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि एक जगह शॉर्टेज है, स्टाफ की एक जगह ज़्यादा है, तो ग्रीवेंसेस हैं वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। या आप चाहते हो किसी पर्सन को पूरी तरह से एजुकेट करना, पूरी तरह से डेवलप कर देना, उसे हर चीज़ आ जाए, उस तरह से काम को सीख जाए, तो हम उसका ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। चलो आगे इसमें बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज़ की। एक्सटर्नल सोर्सेज़ में आ जाते हैं बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इसमें से मैं सारे ना लेके मेजरली जो आ जाते हैं एग्जाम में उन पे ज़्यादा फोकस करूँगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। स्टाफिंग चैप्टर बहुत से लोगों को लगता है बहुत सिंपल है, बट इट्स नॉट सो। इतना सिंपल होता तो सबके हमेशा इसमें फुल मार्क्स ही आते, सारे क्वेश्चन हर कोई कर लेता, बट ऐसा नहीं था। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अभी इसको तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। कैंपस जो रिक्रूटमेंट है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ, बिकॉज कुछ मैंने यहाँ पे नहीं कवर करे हैं, लिखे नहीं उनके बारे में, तो जनरल बता रही हूँ। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि कॉलेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये ऑप्शन देते हैं कि आप मतलब नेचुरली कोई कंपनी उनके कॉलेज में पहुंचती है और वो वहाँ पे जाके सिलेक्शन करती है, आइडेंटिफाई करती है कौन बेस्ट है, और उसके थ्रू वो लोगों को रिक्रूट करती है। तो फ़ायदा क्या हुआ, फ्रेश टैलेंट आ गया, कॉलेज से बस बच्चा पढ़ के निकला है, उसकी जो नॉलेज है वो आप यूज़ कर लेते हो। फिर एक आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मैं आपको समझाऊंगी। पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, नोटिस बोर्ड आप बाहर लगाते हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नोटिस बोर्ड लगाते हो और लोग वहाँ पे डेली बेसिस से आके काम करते हैं, उनको बदली वर्कर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसा काम होगा जो थोड़ा सा अनस्किल्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। तो जो मजदूर और फैक्ट्री के बाहर आप देखो जो लोग होते हैं वो बेसिकली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आता है। अच्छा, अब आता है कैजुअल कॉलर्स। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। कैजुअल कॉलर्स में क्या है कि जो रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उनके यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। भाई अपना रिज्यूम जाके आप कहीं पे शॉर्टलिस्ट आपको लग रहा है कि हो सकता है, जैसे नीलसन है या और ऐसे बड़ी कंपनीज़ हैं, आपको लगता है भाई यहाँ पे क्या पता कभी वैकेंसी हो और कहीं पे आ नहीं रहा, तो आप जाके उनके वैसे ही अपना रिज्यूम ड्रॉप कर देते हो, या आप आजकल तो क्या है सारा मेल पे जाता है तो आप ईमेल पे भेजते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि जो कंपनी है उसके पास एक पूरा डेटाबेस तैयार हो जाता है और जब भी उन्हें ज़रूरत होती है वो उनको स्क्रीन करके बुला लेते हैं और उनको जॉब देते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड, इफ़ राइट, तो आप उन्हें जॉब देते हो। एक और आता है प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैंने इसमें सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे रखे हैं, आप इसे देखो। सबसे पहले आता है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरिया, प्राइवेट एजेंसीज एंड प्रोफेशनल बॉडीज अपीयर टू बी डूइंग सम सब्सटेंटिव वर्क। टेक्निकल और प्रोफेशनल, ठीक है, मैनेजरियल नहीं कह रहे, टेक्निकल प्रोफेशनल के लिए प्लेसमेंट एजेंसी प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। कितने लोग चाहिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, तो ये डिमांड, दैट मीन्स कि जो कंपनी की डिमांड है और जहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, तो ये जॉब जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी इनका टाइप रहता है। दीज एजेंसीज कंपाइल द बायोडेटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, लोग अपने डेटा इनके पास भेज देते हैं। एंड दीज प्रोफेशनल रिक्रूटर्स कैन एंटाइज द नीडेड टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम अदर कंपनीज बाय मेकिंग द राइट ऑफर। मोरोवर ये इसका एजेंसी जो है वो फ़ी भी चार्ज करती है, सो दिस इज़ नॉट अ फ्री वर्क, तो उसका फ़ी चार्ज कर रही है, पैसा लेती हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसी ध्यान रखना, ये टेक्निकल और प्रोफेशनल एरियाज़ के लिए हैं। ये एजेंसीज़ आपके डेटा को पूरे को कंबाइन करती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का, ये नहीं कि 10-12 ही होंगे, देयर विल बी लार्ज नंबर। तो ये ध्यान रखना, लार्ज नंबर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है, टेक्निकल प्रोफेशनल लिखा हुआ है, फ़ी चार्ज करने वाला लिखा है, तो ये सारा आपका मैनेजमेंट एजेंसी और प्रोफेशनल वाला है। ठीक है, अब इसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इसको और ध्यान रखना, टेक्निकल प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल। वो क्या था पिछला वाला, दैट वाज प्लेसमेंट एजेंसी में सिर्फ आपका था टेक्निकल एंड प्रोफेशनल। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है तो नेचुरली मैनेजरियल पर्सोनल की जॉब्स भी होंगी। दे स्पेशलाइज इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है, आपको पता होनी चाहिए कि ये वाला मेथड से हम टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव और मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव को रिक्रूट करते हैं। ओके, They maintain data bank of person with different qualification and skill and even advertise the jobs on behalf of their clients to recruit right type of personnel। तभी एक क्वेश्चन जो है वो मैंने इसी पे रखा है, आपका एक्सटर्नल मेथड से रिलेटेड है, एंड आई वांट यू पीपल टू आल्सो आंसर। आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई एम नॉट वेरी श्योर, कमेंट्स आई डोंट नो क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, देखते हुए सारे वीडियो पे आते हैं कि नहीं। इफ़ होंगे तो मैं आपके साथ आंसर शेयर कर दूँगी, इफ़ नॉट तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर आंसर आपको दूँगी ही, तो आप उससे वैसे ही अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। एक और है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय का प्लीज़ ध्यान रखना, रिकमेंडेशन कौन कर रहा है, जो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई बाहर वाले ने किसी और को रिकमेंड कर दिया, वो नहीं है, ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, वो ही रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को। और इससे फ़ायदा क्या है, अ टाइप ऑफ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द प्रेजेंट एम्प्लॉय एंड द कंपनी। ठीक है,
मतलब जो आप नए को लेके आए हो तो उसके और कंपनी के बीच में एक इंटरव्यू टाइप से हो जाता है, ठीक है। उससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका बैकग्राउंड जानते हो। अगर मैं मान लो कि मेरा कोई स्टूडेंट है, मैं उसका नाम रिकमेंड करती हूँ किसी कंपनी को, तो वो उस कंपनी में मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, तो देयर आर चांसेस कि कंपनी उस पर्सन को जॉब भी देगी और उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं करेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे बिहाफ पे वो पर्सन आ रहा है, मेरे बताए हुए पर्सन को आप ला रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे बिलीव इन द प्रेजेंट एम्प्लॉय। बट येस, वो प्रेजेंट एम्प्लॉय आपका ट्रस्टेबल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप उसकी बात को सुनोगे, ठीक है। अच्छा, अब आ गए हम सिलेक्शन पे। इसके अलावा जो बाकी सारे मेथड्स हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, वेब पब्लिशिंग, आपको पता है naukri.com इस तरह का है, एडवर्टाइजमेंट के भी 2 हो गए, एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में है, एक टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर आ जाता है, फिर एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, और ये जो मैंने अभी प्लेसमेंट एजेंसी वाला कवर किया था, इन दोनों में बस डिफरेंस ये है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज़ अ गवर्नमेंट एक्सचेंज, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो, वहाँ पे भी यही मेथड है, वो भी फीस चार्ज करते हैं बट बहुत ही नॉमिनल या नहीं करते, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अगेन वो भी डिमांड एंड सप्लाई की मैचिंग कर रहे हैं, कंपनी से उनका टाई अप रहता है, बट बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल नहीं है आज की डेट में, क्योंकि इनके यहाँ काम उतनी अच्छी तरह से नहीं हो रहा। ओके, चलो, अब मेजर पार्ट खत्म हो गया, दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं सिलेक्शन क्वेश्चंस। इसमें भी आते हैं सिलेक्शन के टेस्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब देख लो, यहाँ पे आपको डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, रिक्रूटमेंट में देखो कितनी सारी शीट्स है, सिलेक्शन में कम हो गई, मतलब रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, उतने सारे नहीं, सबको नहीं रख रहे हैं जॉब पे, ठीक है। अगर मान लो 200 बच्चे किसी एक टीम में आने के लिए आते हैं, तो 200 बच्चों को हम टीम में नहीं रख रहे हैं, वी जस्ट टेकिंग आउट 11 और 5 और जितने भी उस टीम में हमें चाहिए उतने ही आप लोगों को वहाँ पर रखोगे, आप जितने रिक्वायर्ड है उतने ही लोगों को रख रहे हैं। Therefore, recruitment is a positive process and selection is a negative process because we are eliminating, ठीक है, जो अनफिट कैंडिडेट्स हैं उनको हम हटाते हैं। सो सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन। देखते हो भाई कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है। और प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, प्लीज़ ध्यान रखना, अगर आप 90% वाले स्टूडेंट्स हैं, 100 मार्क्स आप लाना चाहते हैं, फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, तो एक एक वर्ड को आपको ध्यान रखना है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द जॉब, ठीक है। ये नहीं कि आप उसमें कैंडिडेट लिख दोगे, एम्प्लॉय लिख दोगे, तो वहाँ पे प्रोस्पेक्टिव जो अभी नहीं बना है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं आया है वहाँ पर। The process may start from screening of the application. It may even continue after the employment. Please, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है एम्प्लॉयमेंट में एक बार एम्प्लॉय आ गया और वो सिलेक्शन खत्म, उसके बाद भी चल रहा है, क्योंकि आप उसे जज कर रहे हो कि भाई उसका काम सही हो रहा है कि नहीं। तो आप देखो इसमें लिखा है नीचे, इट इज़ सो बिकॉज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन लाइक एनी अदर मैनेजरियल वर्क रिक्वायर्स जजमेंट। एवेल्युएशन करना बहुत ज़रूरी है, काम कैसा हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सबसे पहला स्टेप इज़ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो भी डेटा आपने सप्लाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म्स, ठीक है, जो भी आपका फॉर्म है या आपका जो रेज्यूमे है उसके बेसिस से जो भी इन्फॉर्मेशन दी, अगर वो सही नहीं है, कहीं पर कुछ मिसिंग है, तो आपको वहीं पर एलिमिनेट कर देंगे। सिलेक्शन टेस्ट अभी डिटेल में आपको समझाऊंगी। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जो लोग सिलेक्शन टेस्ट को पार कर लेंगे उनका इन डेप्थ इंटरव्यू, इन डेप्थ वर्ड ध्यान रखना, कोट भी कर देना, इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, और इससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि उसकी प्रेजेंट स्किल्स क्या है, उसका बिहेवियर को भी आप एनालाइज कर सकते हो। इवन जो एम्प्लॉय है वो भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, इससे आपको पर्सन का बैकग्राउंड मालूम पड़ता है कि उसके बारे में कितना सच है क्या झूठ है। तो वो अपने 2 पुराने एम्प्लॉयर्स का नाम दे सकता है, पुराने अपने प्रोफेसर्स का नाम दे सकता है, ठीक है। फिर सिलेक्शन डिसीजन प्लीज़ ध्यान रखना, ये कंपनी के एंड से होगा, अभी आपने बताया नहीं है एम्प्लॉई को या कैंडिडेट को, सॉरी एम्प्लॉय नहीं कैंडिडेट को। तो सिलेक्शन डिसीजन इज़ ओनली अमंग द मैनेजर्स, जो उसके बॉसेस होंगे वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं किसको रखना है या नहीं। देन इफ़ रिक्वायर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस वगैरह के हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो। जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको भी मैंने डिटेल में कवर किया है, तो इन दोनों पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो हम मेजरली वही पार्ट करें जो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, कितना इंटेलिजेंस उस पर्सन के अंदर है। लर्निंग एबिलिटी और द एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट, प्लीज ध्यान रखना है दोनों चीज़ें। एप्टीट्यूड में क्या कर रहे हो? पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल, एप्टीट्यूड इज न्यू। इंटेलिजेंस में आप क्या कर रहे हो? उसकी इंटेलिजेंस क्वोशेंट को चेक कर रहे हो। पर्सनालिटी टेस्ट पे भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार बच्चे गलत करते हैं, आप याद करो मैंने पब्लिक ऑफिसर वाला जो क्वेश्चन दिया था वो यही था। इसमें आप पर्सनालिटी टेस्ट करते हो बिकॉज यू वांट टू चेक द इमोशन, रिएक्शन, मैच्योरिटी। कोई पर्सन कितनी जल्दी उसे गुस्सा आता है, कितनी जल्दी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, वो आप उसके पर्सनालिटी जो टेस्ट है उससे आप उसे चेक कर सकते हो। सो दीज टेस्ट
प्रूव द ओवरऑल पर्सनालिटी, हेंस दे आर डिफिकल्ट टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट। तो सबसे डिफिकल्ट कौन से वाले टेस्ट हैं? दैट इज़ पर्सनालिटी टेस्ट। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज ट्रेट टेस्ट। ये टेस्ट क्या करते हैं? दे मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। जो आपकी प्रेजेंट स्किल्स हैं, जो आपने मेंशन करी है अपने रिज्यूमे में, अपने फॉर्म में, उनको चेक करना। ओके, सो दे मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग। द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड ट्रेड इज दैट द फॉर्मर मेजर्स द पोटेंशियल टू एक्वायर न्यू एंड द लैटर द एक्चुअल स्किल्स। तो ट्रेड में आपके एक्चुअल को देख रहे हैं और उसमें एप्टीट्यूड में आपके न्यू स्किल्स को आप कितनी जल्दी लर्न कर लेते हो। इंटरेस्ट क्या हुआ? एवरी इंडिविजुअल हैज़ फैसिनेशन फॉर सम जॉब, और इंटरेस्ट जो आपके लिए जो पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट है, इन्वॉल्वमेंट आपको कितना है, इस तरह से कोई क्रिएटिव वर्क वाले जो हैं वो सारे आपके इंटरेस्ट टेस्ट में आते हैं। तो ये आपके मेजर टेस्ट हो गए। टेस्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है कि आपको एक पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन आ जाए, उसमें सारे टाइप्स ऑफ टेस्ट जो हैं वो डिस्क्राइब्ड हों और आपसे पूछ लें कि कौन सा टेस्ट कौन सा है। आपको लाइन्स कोट करने के लिए आ सकता है। तो जब लाइन कोट करनी है तो मेक श्योर कि आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पूरी लाइन को कोट करो, और खासतौर से वो जो फ्रेज़ है जिससे आपने आइडेंटिफाई किया है उसको आप अंडरलाइन कर देना। ये बातें मैं आपको वैसे कल के वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। वो प्रेजेंटेशन और टिप्स और ट्रिक्स का रिलेटेड एक वीडियो कल सुबह आपको मिल जाएगा 7 AM एज आई टोल्ड यू। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। That will be disclosed to you. So these are the various tests. ओके, टेस्ट इज़ डन। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया, आपने सिलेक्शन डिसीजन किया, आपने रेफरेंस बैकग्राउंड, मेडिकल, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी आप समझ लो। तो ये ध्यान रखना, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन के लास्ट के स्टेप्स हैं, और जब स्टाफिंग का पूछा जाता है तो वहाँ पे आपका कॉम्पनसेशन जो है वो लास्ट स्टेप आता है। ओके, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग के बाद आपका जो कॉम्पनसेशन है वो दोनों आपके स्टाफिंग के हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं स्टाफिंग और सिलेक्शन के प्रोसेस को। तो स्टाफिंग का पार्ट है सिलेक्शन। ओके, तो कैसे आता है आपको पता है कि एस्टिमेटिंग मैनपावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, और उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे। हम किसी पर्सन को पहले बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, उसमें से बेस्ट को हम जज करते हैं। चलो वापस आते हैं, जॉब ऑफर, ऑफर देना। ठीक है, किसी से पूछना कि क्या आप ये चीज़ करना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस का ऑप्शन उसके पास है या रिजेक्शन का ऑप्शन भी है। तो जब भी कोई ए पार्टी बी पार्टी से ऑफर दे रही है, दैट मीन्स बी पार्टी हैज़ फुल ऑप्शन अभी वो उस चीज़ को येस करे या नो करे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी कंपनी ने आपको ऑफर दिया है, एप्लीकेंट को, आप अपने कोई मानो यहाँ पर, तो हु हैज़ पास ऑल द प्रीवियस हर्डल्स, जॉब ऑफर इज मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कन्फर्म हिज एक्सेप्टेंस। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर हम कह देते हैं कि ऑफर इज एक्सेप्टेड। सच अ लेटर जनरली कंटेन्स अ डेट बाय विच द अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट कब आना चाहिए उसे। ठीक है, रीजनेबल टाइम हम उसे दे देते हैं। ये आपका ऑफर में हो गया। जैसे ही ऑफर हो जाएगा उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे डिटेल्स आपके आते हैं। ओके, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप रिटर्न अटेस्टेशन देते हो कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट सही बनाए हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, अटेस्टेशन के बाद ही जो कंपनी की तरफ से आएगा उसमें क्या क्या लिखा होगा, जॉब टाइटल, आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आपको कितने घंटे काम करना है, आपकी लीव रूल्स क्या होंगे, ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या होगा। ग्रीवेंस प्रोसीजर इज़ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई झगड़े होते हैं तो उसको कैसे हैंडल आउट किया जाएगा। आप पे कोई चार्ज लगता है, आप कुछ गलत काम करते हैं तो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या होगा, रूल्स क्या हैं, नॉर्म्स क्या होंगे, टर्मिनेशन अगर आपको निकालते हैं क्यों तो क्या रीजंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं, ये सारी चीज़ें ऑफर में नहीं होंगी। ऑफर में क्या थी, दो बातें कि हमने आपको एक डेट दी कब आपको आना है और इतना टाइम दिनों के बाद आपको आना है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें आएंगी। एंड प्लीज़ मेक श्योर ये सारी आपको कम से कम इसमें से 4 से 5 चीज़ें पता होनी चाहिए। बिकॉज जब आपका चेक होता है, आई हैव बीन चेकिंग बोर्ड एग्जाम कॉपीज़ ऑलमोस्ट बाय 10 years नाउ, तो आई नो कि आप जब भी लिखते हो तो आप एकदम कैजुअल कुछ भी नहीं लिख दोगे। आपको ये देखना है कि जो बुक में है NCERT खास तौर से उसी को बाइबल मान के चलना है। जो पॉइंट्स उसमें कवर हो रहे हैं वही आप लिखो। आप अपनी तरफ से नई NCERT बनाओगे, नए पॉइंट्स बनाओगे तो वहाँ पे मार्क्स आपके जो है कम हो सकते हैं। सो बहुत से लोग कहते हैं कि आपको बाय हार्ट करनी है पूरी NCERT भी लर्न नहीं करनी है और एकदम ही मिस नहीं करनी। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको चीज़ों को कवर करना है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे NCERT से ही हैं, कहीं और से मैंने नहीं लिए हैं। तो चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो बहुत अच्छा केस है, ये बहुत बड़ा सा केस है। अगेन सबसे पहले हम जाएंगे, नेम एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूछा है और दूसरा मेरिट पूछा है। ठीक है, तो मेरिट्स भी आपको करना है, प्लीज़ डू नॉट स्किप देम। तो यहाँ पे 3 लोग ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के जा रहे हैं। तो CEO ने बोला है कि भाई आप छोड़ने से पहले हमें बताओगे कि आपकी जगह पे हम किसको लाएं। ठीक है, तो ये जो ज्योति है, मिस ज्योति इज़ दी HR मैनेजर। शी सेज कि भाई मिस अलका पंडित जो है, शी इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी, बढ़िया पर्सन है काम करने में, तो आप इनको हायर पे ला सकते हो। तो ये कौन सा मेथड हुआ। अब आप ये भी सोच सकते हो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉई है, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं। बट ये ध्यान रखना, ये जो अलका है वो ऑलरेडी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, तो ये इस पर्सन का प्रमोशन हुआ। फिर अलका पंडित को क्या किया गया, उसने कॉन्टैक्ट किया कीथ रिक्रूटर से, जिन्होंने एडवर्टाइज किया मार्केटिंग हेड के लिए, और इन लोगों ने उसको रिक्रूट करा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दिस इज प्लेसमेंट एजेंसी। ये ध्यान रखना, ये वाला प्लेसमेंट एजेंसी हो गया। एंड लास्टली
रमन की जो वैकेंसी है दैट वाज फिल्ड बाय स्क्रीनिंग द डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस लाइंग इन द ऑफिस। दिस इज कैजुअल कॉलर्स। तो ये तीनों मेजर वाले पॉइंट्स हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर पे और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इन पे और क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी अच्छी तरह से करके जाना। रिक्रूटमेंट के जो टाइप्स हैं बच्चों, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जो मैंने आपको अभी बता दिए, प्लेसमेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में आपको मैनेजरियल जॉब्स वाला और मिडिल और हायर, दैट इज़ अगेन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। प्रोफेशनल और प्लेसमेंट एजेंसीज़ में दैट इज़ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और लेबर कॉन्ट्रैक्टर, इनको अच्छी तरह से करके जाना है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, आई गेस आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा था, ठीक है। अच्छा, अब अपकमिंग वीडियोस क्या हैं, एक तो मैंने भी आपको ये शेयर कर ही रही हूँ, साथ में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस के लेके आऊँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ स्टाफिंग से कहीं पे भी आपके मार्क्स कम नहीं हो। पूरा एक आपको रिवीजन का वीडियो मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट्स का। फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट ऑलरेडी आपके पास चैनल पे है, जहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन मैंने आपको समझाया है, वो आप देख सकते हो। डायरेक्टिंग का भी मैथ्स लॉ की जो हायरार्की की थ्योरी है वो पूरी आपको प्रॉपर्ली समझाई हुई है, आप वीडियोस में चेकआउट कर सकते हो। क्लास 12 का जो प्लेलिस्ट है उसमें है। एंड एक आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ये कल का सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखना, ठीक है। तो ये 4 वीडियोस हैं, साथ में और बहुत सारे वीडियोस हैं, और पॉसिबल होगा तो मैं और वीडियोस आपके लिए आज मैं भेज दूँगी। यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन करना। कुछ लोग मुझे इधर उधर मेल पर पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम का जो चैनल है उधर पूछ रहे हैं पेज पर, सो डोंट डू दैट, आप इसे यहीं पर पूछ लो, बिकॉज मैं इतनी जगह नहीं उसे चेक कर रही हूँ। और मेरा पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं तुरंत की तुरंत आंसर करूँ। जितनी जल्दी आंसर होगा उतनी जल्दी आपका जो डाउट है वो ख़त्म होगा। एंड ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी बोल रही थी, रीज़न बस ये था कि मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहती थी। आई वॉन्टेड कि आप पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। सो स्टाफिंग इज़ ऑलमोस्ट डन, 20% रह जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अभी मैं आपको बोलूँ तो आपको लगेगा ट्रेनिंग में क्या ये इंपॉर्टेंस है, और 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है, बट जब हम उस वीडियो को चेकआउट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से डायरेक्टिंग का वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी होगा, बट उसमें मैं आपको सारी चीज़ें कवर कर दूँगी। आपने अगर डायरेक्टिंग पढ़ लिया है तो भी उसे देख लेना, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से समझना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके। एंड फाइनेंशियल मार्केट्स इसमें आ रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सारा ही आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगा। EBIT EPS एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको करके जाना है। देन तीनों डिसीजंस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आई विल ट्राई कि मैं एक वीडियो आपके लिए